नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शकील सर ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं कछवाहा राजवंश और कछवाहा राजवंश में आज पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह से आगे का जयपुर का इतिहास। पिछली कक्षा तक मैंने आपको सवाई जयसिंह पढ़ा दिए थे। पूरा पार्ट 3 में अकेले सवाई जयसिंह का ही हमने इतिहास पढ़ा था। सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह शासक बनते हैं जयपुर के। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा विवाद हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है जयपुर में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद। क्या वो कारण थे जिनकी वजह से गृह युद्ध शुरू हुआ और आगे चलकर ईश्वरी सिंह को सन 1750 ईस्वी में आत्महत्या करनी पड़ी? जयपुर के एकमात्र शासक जिन्हें आत्महत्या करनी पड़ी तो वो हैं हमारे यहाँ पे सवाई महाराजा ईश्वरी सिंह। तो क्या वो कारण थे? उन सभी कारणों की चर्चा आज हम इस लेसन में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए जरा, पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं सवाई जयसिंह के इतिहास पर, और वहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि विवाद कहां शुरू हुआ और कैसे हुआ। देखिए, हमने बात की थी पिछली कक्षा में सवाई जयसिंह। ये हो गए हमारे सवाई जयसिंह, जिनका शासनकाल मैंने आपको लिखाया सन 1700 से लेकर 1743 ईस्वी। ठीक है, ये हो गया। अब सवाई जयसिंह की यहां पर दो पुत्र हैं। याद करिए, मैंने आपको सवाई जयसिंह का अंदर पढ़ा दिया था। सवाई जयसिंह का एक विवाह हुआ था जोधपुर की राजकुमारी सूरज कंवर के साथ। जोधपुर की राजकुमारी जिनका नाम है सूरज कंवर। और ये सूरज कंवर कौन है? ये जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की पुत्री थी। ठीक, इनके साथ इनका विवाह हुआ और यहाँ सूरज कंवर से इनको एक संतान प्राप्त हुई जिनका नाम है ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह। इस तरीके से ईश्वरी सिंह का जन्म पहले हुआ, तो ये बड़े पुत्र हैं इनके। इधर सवाई जयसिंह ने देवारी संधि के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ भी शादी की थी। ठीक है, चंद्र कुंवरी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। इनके साथ विवाह हुआ था और इस शर्त पर हुआ था, याद करिए, देवारी की संधि। देवारी की संधि सन 1707 ईस्वी। मैंने आपको बताया था जब सवाई जयसिंह से आमेर का राज्य छिन जाता है 1707 ईस्वी में, तो सवाई जयसिंह मेवाड़ जाते हैं और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ देवारी की संधि करते हैं। उस संधि के तहत मेवाड़ महाराणा की ये मदद प्राप्त करते हैं और उस मदद के दम पर इन्होंने अपने आमेर राज्य को पुनः प्राप्त किया। लेकिन उसी संधि के समय मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त लगा दी थी। शर्त यह थी कि मैं अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह आपके साथ करूंगा और मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त को सवाई जयसिंह ने तब उस वक्त स्वीकार कर लिया और इस प्रकार आप देखें चंद्र कुंवरी के यहाँ पर जो पुत्र हुए थे वो थे माधो सिंह। अब यहाँ आप देखिएगा, अगर देवारी संधि की हम बात करें तो देवारी संधि के तहत जयपुर का राजा होना चाहिए था माधो सिंह जी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाई जयसिंह ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार आप देखें सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई। सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात सवाई ईश्वरी सिंह यहाँ पर जयपुर के राजा बने। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को मिली थी, लेकिन अब आप देखें सवाई जयसिंह के पश्चात जयपुर के जितने भी शासक होंगे, आजादी के समय तक जितने भी शासक होंगे, सबके नाम में क्या लगेगा? सवाई लगेगा। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह, माधो सिंह शासक बनने वाले, फिर ये सवाई माधो सिंह, सबके नाम में सवाई लगेगा। लेकिन पहली उपाधि सवाई की मिलेगी सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, जिसकी हम बात कर चुके। तो इस प्रकार आप देखिए सवाई ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ जाते हैं और सवाई ईश्वरी सिंह के गद्दी पर बैठने का बड़ा विरोध कौन करता है? सवाई माधो सिंह इसका विरोध करता है। वो ये कहता है कि पिताजी ने देवारी संधि के तहत मुझे उत्तराधिकारी चुनना था, लेकिन आपने गद्दी छीन ली है और मुझे जयपुर का राज चाहिए। इस प्रकार आप देखेंगे दोनों भाइयों के बीच में गृह युद्ध की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। और इसका सीधा सीधा अगर मैं कारण कहूं तो यहाँ पर खुद सवाई जयसिंह थे। देवारी की संधि के तहत उन्होंने मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय को यह वचन भी दिया था। ठीक है, खैर, तो इस प्रकार आप देखें सवाई ईश्वरी सिंह शासक बन जाते हैं। सन 1743 से लेकर सन 1750 ईस्वी तक ये जयपुर के शासक रहते हैं। ठीक है, जब ये जयपुर के शासक बनते हैं तो इन्हीं के छोटे भाई माधो सिंह द्वारा इनका विरोध किया जाता है और आखिरकार दोनों भाइयों के बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध हुआ था मार्च 1747 ईस्वी में। तो सुन लीजिए इसको, राजमहल कहाँ है आजकल? राजमहल नाम की जगह आजकल पड़ती है, देखिए यहाँ पर टोंक जिले के अंदर। ठीक है, बनास नदी किनारे। राजमहल कहाँ है आजकल? टोंक जिले में। किस नदी किनारे है?
बनास नदी के किनारे है राजमहल। अब आप देखिए राजमहल युद्ध में एक तरफ है सवाई ईश्वरी सिंह और इनके विरुद्ध सामने कौन कौन है, ठीक है। चलिए उसकी बात मैं कर लेता हूं। चलिए उससे पहले मैं ये भी बता देता हूं इस युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ कौन कौन दे रहा है। चलिए तो देखिए जरा, इस युद्ध में राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की तरफ एक तो मुगल सेना है, ठीक है, मुगल बादशाह इनका साथ दे रहे हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक तो है मुगल सेना, ये ईश्वरी सिंह के साथ है, ठीक है ना, ईश्वरी सिंह की साथी सेना। एक यहां पर देखें भरतपुर की ओर से, हालांकि उस वक्त भरतपुर के जो शासक थे वो थे हमारे महाराजा बदन सिंह, लेकिन महाराजा बदन सिंह उस वक्त तक देखें तो उनकी बहुत जल्द आंखें खराब हो गई थी और आंखें खराब होने की वजह से उनकी रोशनी चली गई। इस वजह से उन्होंने सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप रखा था। भरतपुर के प्रतापी राजा हुए हैं महाराजा सूरजमल जाट, तो महाराजा सूरजमल भी इस युद्ध में इनके तरफ से शामिल हुए थे, ठीक है, महाराजा सूरजमल जाट भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। इसके अलावा चलें तो यहाँ पर सवाई ईश्वरी सिंह ने एक बड़े मराठा सेनापति को अपनी ओर मिला लिया था, जिनका नाम हमको मिलेगा मल्हार राव होलकर, ठीक है। इस प्रकार आप देखिएगा ये लोग बाग ईश्वरी सिंह का इस युद्ध में साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ चलें, माधो सिंह दूसरी तरफ थे, माधो सिंह इनके भाई, तो माधो सिंह का साथ कौन कौन दे रहा है तो देखिए वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर माधो सिंह के साथी हैं, उसकी जो संयुक्त सेना है उसमें कौन कौन लोग हैं, तो एक तो माधो सिंह हो गए। माधो सिंह का साथ यहाँ पे दे रहे थे कोटा के महाराजा दुर्जन साल, ठीक है, एक तो हो गए कोटा के महाराजा दुर्जन साल। इसी के अलावा बूंदी के एक अपदस्थ शासक जिनका नाम है उम्मेद सिंह, वो इनका साथ जो है साथ दे रहे हैं। ये वही उम्मेद सिंह हैं जो महाराजा बुद्ध सिंह के पुत्र थे, जिनके उत्तराधिकार मामले में सवाई जयसिंह द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। तो सवाई जयसिंह द्वारा उस वक्त बूंदी का शासक दलील सिंह को बना दिया गया था, और जबकि होना चाहिए था वास्तविक महाराजा बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह को। तो उम्मेद सिंह इस युद्ध में सवाई माधो सिंह का साथ दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इस युद्ध में मेवाड़ की सेना भी इनके साथ है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ की राजकुमारी के ही पुत्र माधो सिंह है। इस हिसाब से आप देखें तो मेवाड़ ने भी किसकी मदद की है? माधो सिंह की। इसके अलावा देखें तो मराठा सेना भी इनका साथ दे रही थी। मराठा सेना में अगर हम बात करें, ठीक है, इन्हीं की अगर हम बात करें, इस पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे ग्रुप के अंदर दो मराठा सरदार थे। एक का नाम है राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, ये इस युद्ध के अंदर सवाई माधो सिंह का साथ दे रहे थे, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखें तो खांडे राव नाम के एक सेनापति और थे, खांडे राव, ठीक है। इस प्रकार आप देखें तो मराठा सेना अब आप देखें दोनों तरफ है, राणोजी सिंधिया, खांडे राव, माधो सिंह के साथ एक मराठा सेना। इधर चलें ईश्वरी सिंह की तरफ मल्हार राव होलकर, ये भी एक मराठा सरदार है, ठीक है। तो दोनों तरफ मराठा सेना आमने सामने दो पक्षों का साथ दे रही है। असल में देखिए अगर आप दौर देखें तो यह है सन 1743 से लेकर 50, ये वो समय है जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तेजी के साथ मुगल सत्ता का पतन हो रहा है, और भारत में मुगलों का तेजी के साथ पतन हो रहा है और मराठों का तेजी के साथ उत्थान हो रहा है, ठीक है। ऐसे समय में आप देखें तो मराठा जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, उसके 5 हिस्से भी यहाँ हमको देखने को मिलेंगे। अलग अलग सेना नायकों ने 5 हिस्से मराठा संघ में बना लिए थे अपने। तो यहाँ आप देखिए मराठा जो लोग बाग थे वो पैसा लेकर राजपूत राजाओं की मदद कर रहे थे। तो ऐसे समय में कोई भी शासक अगर मराठा सेना को ज्यादा पैसा देने की पेशकश करता तो वो व्यक्ति उसकी मदद करने को अपनी सेना भेज दिया करता था। तो ऐसे समय में आप देखें राणोजी सिंधिया और खांडे राव तो है माधो सिंह के पक्ष में और मल्हार राव होलकर है सवाई ईश्वरी सिंह के पक्ष में। आखिरकार युद्ध हुआ और इस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह की विजय हुई, ठीक है। इस युद्ध में कौन जीता? सवाई ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं और माधो सिंह इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में पराजित होने या कह सकता हूं इस युद्ध में जीतने के बाद महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में एक मीनार का निर्माण करवाया और इस मीनार को हम बोलते हैं ईसर लाट। ध्यान से रखिएगा, ईसर शब्द आया है ईश्वरी सिंह से, ईसर शब्द बना है ईश्वरी सिंह महाराजा के नाम पर, और लाट यहाँ जो शब्द है लाट का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है, मीनार। तो ईश्वरी सिंह के नाम पर ये मीनार है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ईसर लाट। हम इसको स्वर्गासूली भी कहते हैं। आपने देखा होगा जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के अंदर ये मौजूद है, एक 7 मंजिला इमारत जिसको मैं आपको बताने वाला हूं अभी इसके बारे में डिटेल। तो लोग इसको स्वर्गासूली भी कहते हैं। स्वर्गासूली का मतलब होता है स्वर्ग का रास्ता, ठीक है। इस प्रकार आप देखें महाराजा ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध में अपने भाई माधो सिंह और माधो सिंह की संयुक्त सेना कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठों की सेना को पूरी तरह से
पराजित किया। और राजमहल युद्ध में जीतने के बाद इन्होंने जयपुर बनवाया था अपनी विजय की याद में ईसर लाट या सरगा सूली। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर देखें तो माधो सिंह चुप नहीं बैठे। माधो सिंह ने अगले ही साल फिर से यहां पर युद्ध कर दिया, फिर से यहां पे चुनौती दी महाराजा ईश्वरी सिंह को। इस बार अगर हम देखें तो यहां माधो सिंह के साथ एक बार फिर से कौन कौन है, माधो सिंह के साथ एक बार फिर से कोटा है, बूंदी है, ठीक है, मेवाड़ की सेना है, और साथ ही साथ अगर हम चले यहां पर तो इस युद्ध में इस बार मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर इस बार वो किसके साथ आ गए हैं, इस बार वो आ गए हैं माधो सिंह के साथ। तो इस बार आप देखें माधो सिंह मराठा सेना कोटा बूंदी मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं को लेकर फिर से चुनौती देता है। बगरू, बगरू नाम की जगह आजकल जयपुर में पड़ती है, बगरू तहसील है। सन 1748 ईस्वी में एक बार फिर से युद्ध हुआ। इस बार जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में माधो सिंह ने सवाई ईश्वरी सिंह को पराजित कर दिया। ठीक है, इस बार आप देखें माधो सिंह की सेना ने महाराजा ईश्वरी सिंह की सेना को पराजित कर दिया। और पराजित होने के पश्चात अब दोनों के बीच में कुछ वार्ता हुई, संधि हुई। उस संधि के तहत महाराजा ईश्वरी सिंह को 5 परगने, ये जो आजकल टोंक क्षेत्र है, टोंक है, टोडा है, निवाई है, मालपुरा है, ठीक है, तो ये जो टोंक क्षेत्र का जो 5 परगने थे ये किसको देने पड़े, ये अपने भाई माधो सिंह को देने पड़े। इसके अलावा देखें 3 परगने यहाँ कोटा के महाराजा दुर्जन साल को देने पड़े। ठीक है, और बूंदी का जो मैंने कहा यहाँ पर उम्मेद सिंह इस युद्ध में लड़ रहा है माधो सिंह की तरफ से, उस उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक स्वीकार कर लिया गया। और यहाँ पर आप देखें मेवाड़ को हालांकि कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ मराठा सेना को युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार किया गया। ठीक है, इस युद्ध में आप देखें बड़ा रकम मल्हार राव होलकर को युद्ध हर्जाने के तौर पर देना स्वीकार किया था महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने। ठीक इस प्रकार आप देखें दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद संधि हुई। संधि में देखिए मैं फिर से बता दूं, कोटा महाराजा को 3 परगने दिए गए, बूंदी महाराजा उम्मेद सिंह को शासक स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और मल्हार राव होलकर को एक बड़ी रकम देना स्वीकार कर लिया गया। आखिरकार आप यहाँ पे देखें कि जयपुर रियासत अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी, क्योंकि जयपुर रियासत ने एक बड़ी रकम देने का वायदा तो कर लिया, लेकिन उस रकम को चुका पाने में जयपुर रियासत उस समय असमर्थ थी। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि आगे चलकर क्या हुआ। आगे चलकर यह हुआ कि जब महाराजा ईश्वरी सिंह मराठों को युद्ध हर्जाना नहीं देते हैं तो सन 1750 ईस्वी में मल्हार राव होलकर अपनी सेना लेकर जयपुर पर चढ़ाई कर देता है। ठीक है, अचानक हुए हमले में जयपुर की सेना तैयारी भी नहीं कर पाई, बहुत मुश्किलें हो गई। ये ऐसा दौर था जब महाराजा ईश्वरी सिंह के भी बड़े बड़े जो सहयोगी थे वो माधो सिंह के साथ जा मिले थे। इस प्रकार महाराजा ईश्वरी सिंह बहुत ही ज्यादा तनाव में आ गए, कोई उनको साथी ना मिला। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी अपने कुछ सहायकों के जरिए, पहले 2 लाख रुपए मल्हार राव होलकर को भिजवाए, लेकिन मल्हार राव होलकर ने उनको लेने से मना कर दिया। मल्हार राव होलकर को लगता है कि यह रकम जो है उचित नहीं है, जितनी तय हुई थी वो तो बहुत ही उससे कम है। उसके बाद करीबन 4 या 5 लाख रुपए और भी भिजवाए गए थे, लेकिन मल्हार राव होलकर ने उनको भी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो रकम तय हुई है वो पूरी रकम मुझे मिलनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में इतिहास में अलग अलग मत आते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह रकम लगभग 10 लाख रुपया तय हुई थी। ठीक है, इस प्रकार आप देखें सवाई ईश्वरी सिंह इस पैसे को रकम को देने में असमर्थ थे और मल्हार राव होलकर ने जयपुर को घेर लिया। जयपुर को जो है चारों तरफ से घेर लिया और जयपुर पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली। इस प्रकार आप देखें ईश्वरी सिंह के यहाँ अपनी सेना भी तैयार नहीं कर पाया था और अचानक हुए हमले से बड़े परेशान हो गए। और आखिरकार ईश्वरी सिंह को लगता है कि अब मेरी नजरों के सामने मराठा सेना जयपुर को लूटपाट करेगी, तहस नहस करेगी, इससे बढ़िया कि यहाँ पर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया जाए। इस प्रकार आप देखें तनाव में आकर महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरीके से आप देखें महाराजा ईश्वरी सिंह द्वारा आत्महत्या की गई थी दिसंबर 1750 ईस्वी में। और यह आत्महत्या क्यों की गई थी? मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के आक्रमण के भय से यह आत्महत्या की गई थी, क्योंकि इस समय महाराजा ईश्वरी सिंह का साथ देने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी आता है कि महाराजा ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कैसे करी। तो यहाँ 2 तरह के मत आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपने आप को जो है नाग से डसवाया। ठीक है, ये देखिए अगर आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ये ईसर लाट है। मैंने अभी आपको बताया था ईश्वरी सिंह ने इसको बनवाया था ईसर लाट को। ठीक है, सरगासूली भी इसी को कहते हैं। ठीक, ये हो गई सरगासूली। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि महाराजा ईश्वरी सिंह ने
एक नाग मंगवाया, काला नाग, और उसको अपनी जीभ पे डसवाया, ठीक है। और यहाँ ऊपर इस जगह से, इससे ऊपर से यहाँ पे छलांग लगाकर उन्होंने आत्महत्या की थी। माना जाता है यहीं पर ही उनकी 3 पत्नियां भी उनके साथ आत्महत्या करती हैं। तो एक मत तो ये आता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि महाराजा ने सीधे सीधे विष पी लिया था, जहर पी लिया था और आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि महाराजा ने ऊपर से कूद कर आत्महत्या की थी, नाक से डसवाकर ऊपर से कूद गए थे। ध्यान रखें, यहाँ पर महाराजा ईश्वर सिंह एकमात्र जयपुर के शासक हैं जिनकी छतरी जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर मौजूद है। जयपुर के ही सिटी पैलेस, राजमहल के अंदर मौजूद है। जबकि आप देखें जयपुर के जितने भी शासक हैं, तमाम शासकों की छतरियां गैटोर में है। गैटोर मैंने बताया था आपको, ठीक है, जयपुर में ही है गैटोर। तमाम जयपुर के राजाओं की छतरियां हैं गैटोर में। और एकमात्र जयपुर के राजा सवाई ईश्वरी सिंह, जिनकी छतरी कहाँ आपको मिलती है? जयपुर के सिटी पैलेस में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आप देखें जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह मल्हार राव होलकर के आक्रमण के समय आत्महत्या कर लेते हैं। और ये है ईसर लाट जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस ईसर लाट का निर्माण महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था। अब आप देखिए जरा यहाँ पर ईसर लाट को, ये 7 मंजिला इमारत है, ठीक है। सबसे पहले देखें 1 मंजिल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा है, चौथा, 5वां, छठा और ये ऊपर का 7वां। तो 7 मंजिला इमारत है सरगासुली। इसको इसलिए कहा जाता है कि महाराजा ने यहाँ से कूद कर आत्महत्या की, ठीक है। इसके बाद वो स्वर्ग से धार गए तो लोगों ने इसको सरगासुली कहना शुरू कर दिया, यानी स्वर्ग का रास्ता, ठीक। और वैसे हम इसको महाराजा ईश्वरी सिंह के नाम पे ईसर लाट के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद अब आप देखेंगे महाराजा ईश्वरी सिंह ने तो आत्महत्या कर ली। उस वक्त अगर हम बात करें तो जयपुर था, जयपुर में ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर चुके हैं और जयपुर को घेर कर खड़ी हुई है मराठा सेना। ऐसे समय में जब मल्हार राव होलकर को पता चला कि महाराजा ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली है, तो महाराजा ईश्वरी सिंह के आत्महत्या करने के बाद मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह को पत्र लिखा और उन्हें जयपुर आमंत्रित किया। माना जाता है उस वक्त माधो सिंह उदयपुर में रह रहे थे, ठीक है। और माना जाता है उदयपुर से ये आते हैं और मल्हार राव होलकर से मुलाकात करते हैं। मल्हार राव होलकर ने सवाई माधो सिंह को जयपुर का अगला शासक नियुक्त किया और शासक बनाने के पश्चात अब मांग करी कि जो बकाया महाराजा ईश्वरी सिंह के ऊपर था, अब उस बकाया राशि को महाराज माधो सिंह आप देंगे। इस प्रकार आप देखें दोनों के बीच में एक बार फिर से संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, मराठा और जयपुर के बीच में, क्योंकि बकाया पैसे की मांग अब माधो सिंह से की जाती है, ठीक है। माधो सिंह कुछ समय की मोहलत मांगते हैं, यहाँ पर उनको मोहलत दी जाती है, लेकिन उसमें भी वो उस पैसे को चुकाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। यहीं पर आप देखें तो फिर एक घटना घट जाती है। 10 जनवरी सन 1751 ईस्वी महाराजा माधो सिंह शासक बन चुके हैं 1750 से 68 ईस्वी। तो महाराजा माधो सिंह के समय की घटना है, 10 जनवरी 1751 ईस्वी मराठा सैनिकों का नरसंहार किया गया था जयपुर शहर में लोगों के द्वारा। बड़े पैमाने पे मराठा सैनिकों को पकड़ पकड़ कर उनकी हत्या की गई थी। क्यों हुआ था ये सारा हत्याकांड? तो देखिए जरा, मैंने कहा ये जयपुर का मान लीजिए परकोटा है, ये जयपुर शहर का परकोटा है जिसके अंदर जयपुर है। यहाँ पर देखें तो मराठा सेनाएं जो है जयपुर शहर को घेर कर पड़ी हुई थी, ठीक है। जयपुर शहर की घेराबंदी उन्होंने की हुई थी। तो ऐसे समय में आप देखें जयपुर के द्वारा जब पैसा नहीं दिया जा रहा है तो एक दिन 4000 मराठा सैनिक, 4000 मराठा सैनिक जयपुर में अंदर प्रवेश करते हैं, जयपुर शहर के परकोटे में अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? ये बहाना लगाकर कि साहब हमें तो अंदर जाकर क्या करना है, घोड़े खरीदने हैं, हमें अंदर जाकर बहुत सारा सामान खरीदना है, हमें जयपुर शहर देखना है, जयपुर शहर के अंदर जो भव्य मंदिर हैं उन मंदिरों के दर्शन हमें करने हैं। ऐसा कहते हुए 4000 मराठा सैनिक जयपुर शहर के परकोटे में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अंदर जाने के बाद माना यह जाता है कि इन मराठा सैनिकों ने जयपुर के लोगों से दुर्व्यवहार किया और जयपुर के लोगों ने उस दुर्व्यवहार से तंग आकर इन मराठा सैनिकों को पकड़कर इनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और इस कत्लेआम में लगभग 4000 में से 1500 मराठा सैनिक अंदर ही मार डाले गए। कुछ लोग बाग बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। कुछ मराठा सैनिक इस परकोटे को कूदकर नीचे की ओर जब कूदे, परकोटे को पार कर भागने की कोशिश करी तो अपने हाथ पैर तोड़वा बैठे। तो बड़ी संख्या में आप देखें यहाँ पर मराठा सैनिकों का नरसंहार किया गया था जयपुर के आम जनता द्वारा, जयपुर शहर के बीच में। इसके बाद आप देखें मराठा सरदार मल्हार राव होलकर काफी गुस्से में आ गए और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने अब यहाँ पर महाराजा माधो सिंह से बातचीत करी और कहा कि भाई ये जो हत्याकांड हुआ है, ठीक है, ये हत्याकांड के जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा आप नहीं दोगे, उनको सजा हम देंगे। तो एक तो आपको ये बात हमारी माननी होगी। दूसरा, 10 लाख रुपए इनके बीच में पहले तय हो गए थे। माना जाता है हमारे जो लोग मरे हैं उनके एवज में आपको 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे
और तीसरी चीज ये कि यहाँ पर हमारे सैनिकों से जो सामान जो लूटा गया है, जो पैसा नगर वासियों द्वारा लूटा गया है, वो भी रकम अब आप देंगे। यानी इस प्रकार आप देखें बहुत बड़ी रकम एक बार फिर से जयपुर के शासक माधो सिंह पर लाद दी गई है। आखिरकार आप देखें कुछ समय पश्चात महाराजा माधो सिंह द्वारा यह रकम उनको दी गई मराठों को, और रकम देने के बाद फिर इनको यहाँ से रवाना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार देखें तो यहाँ मराठा सैनिकों का नरसंहार किया गया। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए यहाँ पर कि किस शासक के शासनकाल में जयपुर के अंदर मराठा सैनिकों का नरसंहार किया गया था, तो वो शासक है हमारे यहाँ पर महाराजा सवाई माधो सिंह। ठीक, इसके बाद देखिए मराठों के अलावा यहाँ एक युद्ध इन्होंने और लड़ा था सन 1761 ईस्वी में। ये लड़ाई हुई थी जिसको हम बोलते हैं भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा आजकल आप देखें तो ये 12 जिले के अंदर पड़ता है। तो ये भटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1761 में, इसका कारण क्या था और किन किन के बीच ये युद्ध हुआ, इसको आप समझ लीजिए। देखिए होता यह है कि महाराजा माधो सिंह ने मुगल शासक, देखिए यहाँ पर मुगल शासक और मुगल शासक के विरोधी थे उस वक्त, एक तो अवध के नवाब, अवध के नवाब जिनका नाम था सफदर जंग। ठीक है, तो अवध का नवाब सफदर जंग, और अवध के नवाब सफदर जंग के उस वक्त सहयोगी थे भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट। इस प्रकार आप देखें तो महाराजा सूरजमल जाट और सफदर जंग ये दोनों उस वक्त मुगल शासक के विरोधी थे। और यहाँ जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने मुगल बादशाह, उस वक्त अहमद शाह हुआ करते थे, तो मुगल बादशाह अहमद शाह और अवध के नवाब सफदर जंग और महाराजा सूरजमल जाट, इन दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता करके इनका विवाद सुलझा दिया। यानी सवाई माधो सिंह ने मुगल शासक और इन दोनों अवध के नवाब और महाराजा सूरजमल जाट के बीच में समझौता करवा दिया, और उस समझौते से खुश होकर मुगल बादशाह ने क्या किया, ये जो रणथंभौर का किला है वो रणथंभौर का किला किसके नाम कर दिया, जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम कर दिया। जबकि उस जमाने में रणथंभौर का किला कोटा के महाराजा दुर्जन साल के पास हुआ करता था। कोटा के महाराजा शत्रु साल के पास उस वक्त ये रणथंभौर का किला होता था। अब आप देखें मुगल बादशाह ने तो ये किला किसको सौंप दिया, जयपुर वाले राजा को दे दिया कि ठीक है अब आप ले लीजिए, लेकिन जबकि उस किले पर अधिकार उस वक्त किसका था, कोटा के महाराजा शत्रुसाल का था। इस बात से कोटा महाराजा शत्रुसाल नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने जयपुर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कोटा के महाराजा राव शत्रुसाल की विजय हुई, राव शत्रुसाल जीत गए, और इस प्रकार आप देखें रणथंभौर का किला उन्होंने जयपुर को देने से मना कर दिया। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे तो मराठों के कहने पर और मुगल बादशाह के हस्तक्षेप पर आखिरकार कोटा महाराव शत्रुसाल ने यह किला वापस जयपुर को सौंप दिया। तो इस प्रकार आप देखें जब जयपुर को यह किला मिल जाता है रणथंभौर का किला, तो 1763 ईस्वी में महाराजा माधो सिंह ने यहाँ पर रणथंभौर किले पर अधिकार करके एक नया नगर बसाया, और उस नए नगर का नाम हुआ सवाई माधोपुर। महाराजा माधो सिंह के नाम पर ही नगर का नाम हो जाता है सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अलावा देखें तो एक 1767 ईस्वी में एक मंडोली का युद्ध और भी हुआ था। महाराजा माधो सिंह ने इस मंडोली के युद्ध में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह को पराजित किया था। भरतपुर के जो शासक हैं महाराजा जवाहर सिंह, इनको पराजित किया था। देखिए उस जमाने में ये माना जाता है कि जोधपुर के शासक थे, जो है यहाँ पर जोधपुर के शासक थे महाराजा विजय सिंह। ठीक है, और भरतपुर के शासक थे महाराजा जवाहर सिंह। तो जोधपुर के विजय सिंह और भरतपुर के जवाहर सिंह, इन दोनों ने आपसी दोस्ती बढ़ाई, और आपसी दोस्ती बढ़ाकर एक अलायंस बनाया, एक गुट बनाया। ठीक है, एक दूसरे से पगड़ी बदल के एक दूसरे को अपना भाई मान लिया। किसने, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने। अब यहीं पर ही आप देखें जोधपुर महाराजा विजय सिंह द्वारा अपने गुट में जयपुर महाराजा माधो सिंह को शामिल होने को कहा गया कि जयपुर महाराजा माधो सिंह आप भी इस गुट में शामिल हो जाइए, तो जयपुर जोधपुर भरतपुर का एक बड़ा गठबंधन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन महाराजा माधो सिंह ने यहाँ पे उस गुट में मिलने से इनकार कर दिया, और यहीं पर महाराजा माधो सिंह ने कुछ कथन यहाँ पर भरतपुर वालों के लिए कुछ गलत बोल दिए। जयपुर महाराजा माधो सिंह ने भरतपुर के शासकों के बारे में कहा कि जो भरतपुर के शासक हैं उनकी हैसियत हमारे सेवक की जैसी है।
हमारे सेवक के जैसी है और हम उनके गुट में कैसे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब इस बात का पता चला भरतपुर महाराजा जवाहर सिंह को, तो वो बहुत नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर फिर एक युद्ध हुआ 1767 ईस्वी, मंडोली का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में महाराजा माधो सिंह जीत जाते हैं और भरतपुर की सेना यहाँ पर पराजित हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मंडोली के युद्ध किस किस के बीच होता है। ये युद्ध होता है जयपुर और भरतपुर रियासतों के बीच में। जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह और भरतपुर के शासक थे हमारे महाराजा जवाहर सिंह। ठीक है, इसके अलावा देखें तो महाराजा माधो सिंह का एक काम और भी है, उन्होंने जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण कार्य करवाया था। कभी जयपुर आपका जाना हो तो देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके ठीक बगल में पहाड़ी है, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा महल बना हुआ है मोती डूंगरी महल, जिसमें गणेश जी का मंदिर है। उस मंदिर का निर्माण 1761 में करवाया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध एक गणेश जी का मंदिर है, वो इन्हीं मोती डूंगरी महलों के अंदर मौजूद है। तो ये मोती डूंगरी जो महल है ये भी महाराजा माधो सिंह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ये मोती डूंगरी महलों का एक दृश्य आपको नजर आ जाएगा। कभी आप जयपुर जाएं, इन महलों के ठीक नीचे बिरला मंदिर मौजूद है और बगल में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको दिखाई दे जाता है। चलिए, तो इसके बाद आप देखें महाराजा माधो सिंह के पश्चात बीच में 10 साल का एक गैप आता है। यहाँ बीच में एक पृथ्वी सिंह नाम से शासक आते हैं, अल्पायु होते हैं, तो लंबा उनका शासनकाल था नहीं। इसके पश्चात हम सीधे सीधे बात करेंगे महाराजा सवाई, तो इसके बाद हम बात करेंगे सीधे सीधे जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह की, जिनका शासनकाल हमको मिलता है 1778 से लेकर 1803 ईस्वी। महाराजा प्रताप सिंह के समय की देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहली चीज तो इनका उपनाम ब्रजनिधि। महाराजा सवाई प्रताप सिंह बहुत बड़े उच्च कोटि के कवि थे, स्वयं कविताएं लिखते थे और ये स्वयं अपनी जो कविताएं लिखते थे वो ब्रजनिधि उपनाम से लिखा करते थे। ठीक है, तो ब्रजनिधि के नाम से ये क्या करते थे, अपनी रचनाओं को लिखते थे। कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उन रचनाओं में नाम आता है श्रृंगार मंजरी, नीति मंजरी, वैराग्य मंजरी, विरह सरिता। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी की। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है, जयपुर में हवेली संगीत की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ये भी हमारे महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में हुई थी। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हवेली संगीत की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले नाथद्वारा से हुई थी। नाथद्वारा में राणा राज सिंह के शासनकाल में हुई थी। मेवाड़ रियासत मैंने आपको पढ़ाई थी। मेवाड़ के शासक थे राणा राज सिंह। राणा राज सिंह के शासनकाल में उन्होंने सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। आज वो सिहाड़ गांव नाथद्वारा कहलाता है। वही नाथद्वारा से सबसे पहले हवेली संगीत की शुरुआत होती है। और यहाँ पर आप देखें जयपुर में हवेली संगीत की शुरुआत होती है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल से। एक और प्रश्न यहाँ बनता है, महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में 22 बहुत ही बड़े विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी, जिसमें बड़े कवि, संगीतज्ञ, ज्योतिषी, ठीक है, बड़े विद्वान रहा करते थे। उन 22 कलाकारों की मंडली को या 22 उन गुणी जन लोगों की उस मंडली को बोलते थे गंधर्व बाईसी। ठीक है, या फिर उसे कहते थे गुणीजन खाना। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गुणीजन खाना या गंधर्व बाईसी का संबंध जयपुर के किस शासक से है। तो आपका जवाब होगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल से उनका संबंध है। महाराजा प्रताप सिंह के समय की सबसे महत्वपूर्ण जो आपको इमारत मिलती है वो है हवा महल। बड़ी ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध इमारत हवा महल, जिसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा ही 1799 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर इसका निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था सन 1799 ईस्वी में। जयपुर में हवा महल है। एक बार आप देखें महाराजा जो है ये गए थे, जो अपना आजकल एक खेतड़ी महल पड़ता है आजकल, अगर हम चले झुंझुनू में, तो झुंझुनू में खेतड़ी महल है और उन खेतड़ी महलों को हम बोलते हैं शेखावटी का हवा महल, जिनका निर्माण महाराजा वहाँ के खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। तो उनको शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। उन महलों को देखकर महाराजा प्रताप सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन महलों से प्रभावित होकर ही इन्होंने जयपुर में अलग से अपना हवा महल बनवाया था 1799 ईस्वी में। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हवा महल का स्थापत्यकार यानी उसका जो आर्किटेक्ट है मुख्य, वो कौन है। वो थे हमारे लालचंद उस्ताद। ठीक है, इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। आकृति अगर गौर से देखें तो कृष्ण जी के मोर मुकुट के आकार का है हवा महल। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जयपुर के शासक गौड़ीय संप्रदाय के मानने वाले हैं। ठीक है,
गौड़ीय संप्रदाय जिसके अगर हम बात करें तो संस्थापक चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण जी की पूजा की जाती है गोविंद देव जी के रूप में। और यहाँ मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जयपुर के शासक कृष्ण जी के उपासक हैं। जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपना अधिपति मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखें क्योंकि जयपुर के शासकों के आराध्य हैं कृष्ण जी, इसलिए कृष्ण जी के मोर मुकुट के समान आकृति हवा महल की डिजाइन की गई है। इस हवा महल में 365 खिड़कियां हैं और 953 लगभग इसमें झरोखे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं हवा महल का चित्र यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखें ये जो चित्र आपको हवा महल का दिखता है, ये हवा महल के पीछे का चित्र है। ठीक है, ये बैक का है, ये अंदर का नहीं है। ये हवा महल के अगर आप चलें तो इसके पीछे अगर हम, ये तो पीछे का दृश्य है, इसके अंदर का देखें आगे का दृश्य, वो आपको आगे से एंट्री यहाँ मिलेगी, वो अलग दृश्य आपको नजर आएगा। तो ये पीछे का दृश्य है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ सामने एक बड़ा चौड़ा रास्ता हुआ करता था। ठीक है, और आज भी है। और इन खिड़कियों से ये देखिए आप, इनमें कितनी सारी खिड़कियां यहाँ बनी हुई है। ठीक है, झरोखे बने हुए हैं। इन खिड़की और झरोखों के अंदर से राजमहल की रानियां महारानियां बाहर निकलने वाले, इस रास्ते पर निकलने वाले शाही सवारी और जुलूसों को देखा करती थी। इसका निर्माण का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो जनानी की जो महिलाएं हैं, रानी महारानियां हैं, वो शाही जो जुलूस निकलते हैं उन जुलूस को देख सके। तो आप देखें यहाँ पर अंदर, आप देखें इन जालियों में से, झरोखों में से कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर का दृश्य तो देख सकता था, लेकिन सड़क का कोई भी व्यक्ति इन झरोखों के अंदर किसी रानी को देख नहीं सकता था, किसी महिला को नहीं देख पा सकता था। ठीक है, तो ये हवा महल यहाँ बनवाया गया। हवा महल को अगर आप देखें तो उसमें 5 मंजिला इमारत है हवा महल। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए ये आपको पहली मंजिल यहाँ पे नजर आती है, तो एक मंजिल तो यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, ये दूसरी मंजिल हो गई है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी मंजिल, ये हो जाती है आपकी तीसरी मंजिल। ठीक है, ये हो जाती है आपकी चौथी मंजिल, और ये सबसे ऊपर हो जाती है यहाँ पर 5वीं मंजिल। इस प्रकार देखें तो हवा महल के बारे में प्रश्न बनता है, हवा महल कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, स्थापत्यकार कौन है इसके? लालचंद ओस्ता है। डिजाइन कैसा है? कृष्ण जी के मोर मुकुट जैसा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे कृष्ण जी के मोर मुकुट जैसा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। यहाँ 5 मंजिलों के नाम भी पूछे जाते हैं, उन 5 मंजिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, यानी सबसे ऊपर जो 5वीं मंजिल है, ठीक है, उसका नाम आपको मिलता है हवा मंदिर आपको मिलता है। उसके बाद सेकंड चलेंगे तो उसका नाम आपको मिलता है प्रकाश मंदिर। उससे नीचे चलते हैं तो उसका नाम आपको मिलता है विचित्र मंदिर। उससे और नीचे चलते हैं तो उसका नाम आपको मिलता है रत्न मंदिर, और उससे नीचे चले तो उसका नाम मिलता है शरद मंदिर। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर है, ये इस प्रकार है। नीचे से ये पहली मंजिल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर की ओर चलेंगे तो आपको मिलेगा हवा मंदिर। ठीक है, उसके नीचे प्रकाश मंदिर, उसके नीचे विचित्र, उसके नीचे रत्न मंदिर, उसके नीचे शरद मंदिर। इनके मंजिलों के नाम पूछे गए एग्जाम में, कई बार इनको क्रम से भी लगवा दिया जाता है। आपको इसी क्रम से इन मंजिलों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अब आप देखें महाराजा प्रताप सिंह का एक युद्ध भी हुआ। महाराजा प्रताप सिंह ने जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के साथ मिलकर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को बुरी तरह से पराजित किया था तुंगा के मैदान में। ये तुंगा आजकल जयपुर के अंदर बस्सी तहसील है, और बस्सी तहसील में ये आपको तुंगा का मैदान मिल जाता है। तो तुंगा के युद्ध में, जो आजकल जयपुर में बस्सी तहसील में, ये युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। इस युद्ध में एक तरफ था जयपुर का महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह। इन दोनों की तो संयुक्त सेनाएं थी, और सामने खड़े थे मराठा सरदार महाजी सिंधिया। इस युद्ध में जयपुर जोधपुर की संयुक्त सेनाओं ने महाजी सिंधिया को पराजित किया। यानी इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? महाजी सिंधिया की। जीता कौन? जयपुर और जोधपुर, इन दोनों की संयुक्त सेना यहाँ पर विजयी हो जाती है। लेकिन आप देखें यहाँ पे महाजी सिंधिया जब इस युद्ध में पराजित होकर लौट रहा था, ठीक है, पराजित होकर लौट रहा था, लालसोट के पास जब यहाँ पे था मौजूद वो, तो उसने यहाँ चेतावनी दी कि अगर मैं जीवित रहा तो एक दिन जयपुर को धूल में मिला दूंगा, जयपुर को मैं धूल में मिला दूंगा। ऐसी बात कहकर वो लौट जाता है और बहुत जल्द अपनी पराजय का बदला लेने के लिए वापस आ जाता है। फिर आप देखें यहाँ पर एक और युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं पाटन का युद्ध। पाटन आजकल सीकर जिले में मौजूद है। 20 जून 1790 ईस्वी, 3 साल बाद महाजी सिंधिया अपनी पराजय का बदला लेने के लिए वापस आ जाते हैं। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। एक बार फिर से आप देखें वही महाजी सिंधिया थे, और दूसरी तरफ जयपुर और जोधपुर दोनों की संयुक्त सेनाएं थी, लेकिन इस बार
महाजी सिंधिया विजयी हो जाते हैं और जयपुर जोधपुर की संयुक्त सेनाएं पराजित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए। इस युद्ध का कारण ये बताया जाता है, तुंगा युद्ध से पहले अगर हम चलें 1787 में तुंगा युद्ध हुआ, तो इससे पहले अगर हम चलें तो 1786 ईस्वी माना जाता है जयपुर महाराजा प्रताप सिंह और मराठों के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जयपुर महाराजा को 63 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार हुआ था। लेकिन जब यहाँ जयपुर महाराजा ने 63 लाख रुपए मराठों को देने से मना कर दिया, तब यहाँ पर महाजी सिंधिया ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जयपुर और जोधपुर दोनों सेनाओं ने मिलकर महाजी सिंधिया को बुरी तरह से यहाँ पर पराजित करके भगा दिया। इसके बाद आप देखें जयपुर की प्रतिष्ठा बढ़ी, महाराजा प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि बड़े सेना नायक उन्होंने महाजी सिंधिया को पराजित किया था। और यहीं पर आप देखें जोधपुर के राजा विजय सिंह ने अजमेर पर कब्जा कर लिया था, जो कि उस जमाने में मराठों के कब्जे में हुआ करता था। इससे महाजी सिंधिया को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी और पराजय के पश्चात उन्हें काफी नीचा देखना पड़ा, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को बहुत जल्दी मैं धूल में मिला दूंगा। तो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 3 साल बाद वो फिर से आ डटा। पाटन का युद्ध हुआ सीकर में, और इस युद्ध में महाजी सिंधिया जीत गए और उन्होंने अपनी हार का बदला जयपुर जोधपुर से ले लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद एक शासक और मैं आपको ले लेता हूं। इनके बाद एक शासक यहाँ पे आते हैं सवाई महाराजा जगत सिंह, जिनका शासनकाल मिलता है 1803 से लेकर 1818 ईस्वी। इनके शासनकाल की एक घटना मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको महाराणा भीम सिंह पढ़ाए थे। तो महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर के महाराजा मान सिंह, जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के बीच में काफी लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके तहत 1807 ईस्वी में किंगोली का युद्ध हुआ था। और उसके पश्चात ये युद्ध जब खत्म हुआ जयपुर जोधपुर का, जब 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर कृष्णा कुमारी को विष देकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी घटना मेवाड़ के अंदर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद देखें महाराजा जगत सिंह के शासनकाल की एक दूसरी घटना और मिलती है, जिसकी वजह से महाराजा जगत सिंह को काफी कह सकते हैं कि नीचा भी देखना पड़ा। ठीक, हम कह सकते हैं कि महाराजा को काफी यहाँ पर देखें तो एक नाचने गाने वाली एक वैश्या, ठीक है, पासवान हम कह सकते हैं, रस कपूर के प्रेम में वो इतना कह सकते हैं कि प्रेम जाल में इतना फंस गए कि उन्होंने बाकी लोक लाज की कोई परवाह ना करी, जिसकी वजह से काफी बदनामी महाराजा जगत सिंह को उठानी पड़ी। महाराजा जगत सिंह गुणीजन खाने की एक, मैंने अभी आपको बताया गुणीजन खाना, जिसमें 22 विद्वान थे। ठीक है, तो उन गुणीजन खाने के अंदर एक नाचने गाने वाली स्त्री थी, जिसका नाम हमको मिलता है रस कपूर। माना जाता है रस कपूर एक बहुत ही सुंदर नृत्यांगना थी, जिसके प्रेम में इतने ज्यादा बंध गए महाराजा सवाई जगत सिंह कि इस के अंदर उन्होंने देखिए कि एक बार अपने जन्म दिवस के अवसर पर रस कपूर को अपना आधा राज्य उनके नाम कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लड़की नृत्यांगना, नाचने गाने वाली औरत, जिसके लिए महाराजा ने आप देखें लोक लाज को सब साइड में रखते हुए, ताक पे रखते हुए आधा राज्य उसके नाम कर दिया। तो एक बड़ी घटना आती है, और यही नहीं, आधा राज्य उसके नाम करने के अलावा उसके नाम के सिक्के भी महाराजा ने जारी करवाए थे। ठीक है, इसके पश्चात आप देखें फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर बीड़ा उठाया कि भाई रस कपूर को अलग किया जाए। रस कपूर को अलग करवाया गया, दोनों के बीच में कुछ तनाव पैदा करवाया गया कुछ लोगों के द्वारा कुछ, लेकिन फिर भी आप देखें रस कपूर कह सकते हैं कि महाराजा जगत सिंह की जब मृत्यु हुई थी, तो महाराजा जगत सिंह की जब चिता जल रही थी गैटोर में, तो कहते हैं कि ये जो लड़की है रस कपूर, ये वेश बदल कर आ जाती है वहां पर, और चुपके से जाकर महाराजा जगत सिंह की चिता में कूदकर आत्मदाह अपना कर लेती, यानी उनके साथ सती हो गई थी। ठीक है, बस घटना आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जयपुर के किस शासक ने जो है रस कपूर को अपना मेवाड़ जयपुर का आधा राज्य दे दिया था और उसके नाम के सिक्के जारी करवाए थे, वो है हमारा महाराजा जगत सिंह। एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, आगे चलकर एक टॉपिक आएगा सहायक संधि का। हमारे महाराजा जगत सिंह ने, जयपुर रियासत के शासक ने, अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में सहायक संधि भी की थी। ठीक है, इसकी चर्चा में अलग से एक टॉपिक आएगा सहायक संधि का, वहां पे करूंगा। तो 3 महत्वपूर्ण काम है, कृष्णा कुमारी विवाद रहेगा, रस कपूर को लेकर बहुत ज्यादा विवादों में घिरे रहे, काफी बदनामी झेलनी पड़ी, और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इन्होंने सहायक संधि की थी। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।